अब किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना है और उसका पोटेंशियल कितना है, इसके अंदर भी एक कोई स्पेशल रिलेशन होता है, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। एक आर्बिट्ररी कंडक्टर लीजिए ये, जिसके ऊपर चार्ज है +Q, दूसरा ये चार्ज है -Q। इसका मान लीजिए पोटेंशियल हो गया V+, इसका मान लीजिए पोटेंशियल हो गया V-। तो V+ किसकी वजह से है? इसकी वजह से और इसकी वजह से। नाउ इट टर्न्स आउट कि V+ minus V-, which is delta V, or I can just call it V, this is proportional to the charge. और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है K, ये K नहीं, कुछ और कांस्टेंट ले लें, P, this is such that P is equal to 1/C and C is called capacitance. तो कैपेसिटेंस है क्या चीज? एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, और किसी भी पोटेंशियल के लिए कैपेसिटेंस ये बताता है कि व्हाट इज इट्स एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। यदि कैपेसिटेंस गिवन है तो मेरा डेफिनेशन ये है, फॉर अ गिवन कैपेसिटेंस हाउ मच चार्ज कैन बी हेल्ड फॉर अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। इसके यूनिट्स वगैरह की बात नहीं करूंगा मैं, आपको भी जानते हैं माइक्रोफैरेड पिकोफैरेड में बात करते हैं, क्योंकि जो फैरेड है बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी। तो कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? इनके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पे। माने एक उदाहरण देख के करते हैं। कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स, प्लस माइनस। मान लेता हूं मैं इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी +σ है, इस पे -σ है। कंडक्टिंग प्लेट्स है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये किसकी वजह से? इसकी वजह से या इसकी वजह से? दोनों की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी d है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इंटीग्रल, इसको A कहा, इसको B कहा, माइनस B to A इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस गिव्स मी sigma epsilon 0 into D, and this is our potential difference between the two. सिग्मा कितना था? सिग्मा था हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमने क्या कहा था कैपेसिटेंस के लिए? हमने कहा था कैपेसिटेंस वो क्वांटिटी है जो ये बताता है हाउ मच इज द कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज फॉर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कैपेसिटेंस कितना है? Q/V, permittivity of free space, distance between the two, area of the plates। तो कैपेसिटेंस इस चार्ज पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस इज इंट्रिंसिकली एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है। आप अपने कंडक्टर्स को कैसे अरेंज करते हो वो डिसाइड करता है कि उस सम ऑफ कंडक्टर्स का कैपेसिटेंस क्या होता है। अब ये कैपेसिटर प्लेट्स पे मैंने कोई बैटरी लगा दी, चार्ज हो या नहीं हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है। कैपेसिटेंस तो ज्योमेट्रिकल है, फिक्स हो गया। अब मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस है C और बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, EMF, तो धीरे धीरे इसके ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पहले तो ये बात, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इसको किसी ने पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया। जब बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके यहां आ जाते हैं, तो इसके ऊपर जो बचता है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो बचता है वो नेगेटिव चार्ज है। और लाजमी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ रहे हैं, तो जितना बचा इधर उतना ही इधर होगा, सिर्फ साइन का फर्क होगा।
तो एट एनी गिवन टाइम यदि मैं मानूं कि इसका पोटेंशियल है Q, विच कैन बी रिटन एज Q अपॉन C, यदि इसके ऊपर चार्ज है Q। अब मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चार्ज और ला रहा हूं, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज Q मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। In fact, small charge dq moving through a potential difference V. And this gives me 0 to Q is the total work done. This you can immediately see is Q square upon 2C, which I can also write as half. I know you are grown up, but past में बहुत बार ये पूछते थे, सर यहाँ तो C के साथ साथ वर्क डन बढ़ गया, यहाँ C के साथ साथ वर्क डन घट गया C बढ़ाने से। ऐसा नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जब C बढ़ रहा है या घट रहा है, Q कांस्टेंट है या V कांस्टेंट है। सो इस केस के अंदर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रख रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब यदि दो पैरेलल प्लेट्स हैं इस प्रकार, और एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे? द आंसर इज यस। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अभी हमने देखा E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। कभी हम एनर्जी स्टोर्ड को E भी कह देते हैं, कभी U भी कह देते हैं, कोशिश करेंगे U ज्यादा कहें, बट हो जाता है। अब मान लीजिए कैपेसिटर की लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको हमने चार्ज कर दिया बैटरी से, इसका कैपेसिटेंस है C, बैटरी से चार्ज कर दिया, मतलब इसके पोटेंशियल डिफरेंस है V, सो दैट द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज Q। अब ये बैटरी को हटा दिया। अब बैटरी को हटा दिया तो सवाल ये है, इसके अंदर एनर्जी कितनी है? वही हाफ CV स्क्वायर। आई कैन ऑल्सो से इट इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। क्या मैं इन प्लेट को बीच की दूरी बढ़ा सकता हूं? इसके ऊपर नोट कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यदि इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ानी है तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट सम फोर्स, या मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। वो कितना होगा? तो देखिए अब इसमें चार्ज कांस्टेंट है, बैटरी हटा दी तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का बदल सकता है, लेकिन चार्ज नहीं बदल सकता। ऐसी अवस्था में total energy stored is Q square upon 2C, which we can write as Q square upon 2 epsilon 0A, और मैं कह देता हूं X, जिसको अभी तक D कहा था उधर, D की जगह मैं उसको कह देता हूं X। X is the distance between the two plates। और जरा सा भी चेंज किया तो सो एसेंशियली क्या हुआ? चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो ग्रेडियंट है, दिस इज इक्वल टू फोर्स। यही फोर्स कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। वो क्या? इसके ऊपर चार्ज था टोटल प्लस Q, इसके ऊपर चार्ज था माइनस Q। सो इसको कोई वेरी लार्ज शीट एज कंपेयर टू द सेपरेशन, और इसका एरिया यदि A है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई वही सिग्मा। इस प्लेट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यहां पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो कितना है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गेट एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ये क्या किया? ये भी आसान सी बात है, मैकेनिक्स में बहुत बार की है आप लोगों ने, कई बार हो सकता है ध्यान नहीं दिया हो। लेट मी राइट द एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। हाफ mu square plus ux is the total energy. Energy conservation means this is kinetic energy plus potential energy is equal to total energy which does not change with time. तो मैं क्या करता हूं? मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो I get mu du by dt plus du by dt, sorry, let me call this v square
छोटा यू बड़े यू में प्रॉब्लम होगी अननेसेसरी इज इक्वल टू 0 dx this dx dt इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ये इससे कटते, बाकी क्या बचा? बाकी बचा ma इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ। वाह, क्या माने हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव कर लिया ना? कुछ नहीं डिराइव किया। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन जब आया है एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन, वो इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आया और अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो वापस ये इक्वेशन आ गया। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, डिफरेंशिएट द एनर्जी एंड कैलकुलेट द फोर्स। सो इन प्रिंसिपल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम हो, या तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन सारे फोर्सेस लिख के कर सकते हैं, या उस प्रॉब्लम को एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दिस जैसे जैसे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जहां पर एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है और सी के लिए मैंने लिखा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, तो मैं क्या करता हूं, एक डी से मल्टीप्लाई और एक डी से डिवाइड और कर देता हूं। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। सो दिस क्वांटिटी इज हाफ एप्सिलॉन 0 ए डी इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। सो नेक्स्ट एनर्जी को यू ही कहें। सो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एप्सिलॉन 0 ए डी इंटू ई स्क्वायर। और एडी क्या है? एडी कैपेसिटर के अंदर का वॉल्यूम है। एज अ रिजल्ट एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई? ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पॉइंट पर कुछ एनर्जी डेंसिटी है और वो एनर्जी डेंसिटी का मान ये है। Does that mean if there is a charge anywhere in the universe, उसकी वजह से इन प्रिंसिपल पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है और हर जगह कुछ ना कुछ एनर्जी डेंसिटी है। यानी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से भी बहुत सारी एनर्जी है। वो कितनी होगी वो भी कैलकुलेट करेंगे प्रॉब्लम सेशन में। चूंकि हमने स्पेसिफाई किया कि कैपेसिटेंस एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, तो पैरेलल प्लेट का तो बहुत आसान है, लेकिन इन प्रिंसिपल में कोई भी और ज्योमेट्री कंसीडर कर सकता हूं और उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ जो बहुत कॉमन है वो है जिनको कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस है a, दूसरा स्फीयर लिया जिसका रेडियस है b, और हम इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। पैरेलल प्लेट होती तो आसान था, एप्सिलॉन 0 एरिया ऑफ ओवरलैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इसको कैसे करें? तरकीब वही है, क्या? कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV। तो मान के चलिए कि कुछ चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए, वो कैपेसिटेंस दे देगा। इसलिए हमने मान के चले इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q, इसके ऊपर चार्ज है माइनस Q, ये पोटेंशियल है VA, ये पोटेंशियल है VB। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, चार्ज मालूम है, कैपेसिटेंस आ जाएगा। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल B to A E dot dl. The right thing is to write dl because dr लिखते हैं तो रेडियस वेक्टर से थोड़ी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने भी शायद गलती की थी पहले। यहां से इस पॉइंट तक आता हूं तो dl की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो E डॉट dl जो है that will be minus E dl। और dl जैसे जैसे बढ़ रहा है हकीकत में r का मान घट रहा है, therefore dl is equal to minus dr।
therefore E dot dl is equal to plus E dr. So VA minus VB is minus integral B by A. E की वैल्यू क्या लिखें? इस शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जो कुछ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से होगी. सो के क्यू दिस गिव्स मी माइनस 1 अपॉन आर, और इसको क्या कहते हैं? डेल्टा वी या पोटेंशियल डिफरेंस वी. तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? कैपेसिटेंस हो गया Q डिवाइडेड बाय V. सो Q डिवाइडेड बाय V, K क्या है? Q divided by V is the capacitance for this, which is 4 pi epsilon 0 AB upon B minus. डिमेंशनली देखिए, एप्सिलॉन 0 है, लेंथ स्क्वायर का डिमेंशन है, लेंथ के डिमेंशन है, वही आता है एप्सिलॉन 0 अपॉन डी. एप्सिलॉन 0 है, लेंथ स्क्वायर का डिमेंशन है, ये लेंथ का डिमेंशन है. So this gives us the capacitance for a spherical capacitor. तो why limited to spherical capacitor? कोई भी ज्योमेट्री लो, हाँ जरूर. Let's consider a cylindrical capacitor. अंदर एक सिलेंडर है, बहुत पतला, बहुत छोटा, जिसका रेडियस मान लिया a, बाहर वाले का है b. ये का ये काम किया. VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E कितना है? E होता है सिलेंड्रिकल यानी लाइन चार्ज के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R. फिर वही बात, DL की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, DL इधर, यू गेट बैक द सेम थिंग, जस्ट प्लस DR फ्रॉम B to A. सो दिस क्वांटिटी बिकम्स माइनस log of R log B minus log A. So this is the capacitance for a cylindrical capacitor. No, sorry, this is not the capacitance, this is the potential difference V. I'm sorry, this is the potential difference V. और लैम्डा क्या है? लैम्डा हमने कहा इसके ऊपर था चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो लैम्डा के लिए मैंने लिखा Q अपॉन उसकी लेंथ. तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? कैपेसिटेंस हो गया Q अपॉन V 2 पाई एप्सिलॉन 0 L डिवाइडेड बाय log B बाय A. ये तो डिमेंशनलेस है. एप्सिलॉन 0 डिमेंशन ऑफ लेंथ, और लेंथ जरूरी है क्यों? क्योंकि कितना बड़ा लिया इसको वो डिसाइड करेगा कितना कैपेसिटेंस. अब हम करते हैं, यदि एक से ज्यादा कैपेसिटर है हमारे पास, चाहे सिलिंड्रिकल हो चाहे पैरेलल प्लेट हो, इससे हमें मतलब नहीं. कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, और दो कैपेसिटेंस को आपस में जोड़ दिया या 3 को आपस में जोड़ दिया, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो जोड़ा कैसे, उस पर निर्भर करता है. मान लीजिए मैंने उनको ऐसे सीरीज में जोड़ा, और ये बैटरी है, ये कैपेसिटेंस है C1, C2, C3. इसके लिए मैं चाहता हूं इक्विवेलेंट C इफेक्टिव क्या होगा. नोटेबल बात क्या है? बैटरी लगाने की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. यहां पर प्लस Q है, यहां पर माइनस Q है, तो माइनस Q बराबर चार्ज यहां से क्या. अब इस प्लस Q की वजह से यहां माइनस Q होगा. क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स कंडक्टिंग होती. तो ये माइनस Q कहां से आया? यहां से. यहां क्या बचा? प्लस Q. सिमिलरली माइनस Q प्लस Q. यानी ऐसे कनेक्ट करने में, जिसको हम कहते हैं
तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उनकी प्लेट्स पे चार्ज की वैल्यू सेम होगी फॉर रीजंस यू कैन सी, क्योंकि इसके अंदर न तो बाहर से चार्ज आ सकता है न इसमें से निकल के जा सकता है, तो इन दोनों प्लेट्स का आपस में सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये पोटेंशियल है V, यहां हो गया V1, V2, V3। V माने मैं कह सकता हूं यहां का V है, यहां का 0 है। तो हम क्या करें, यहां से शुरू किया, 0 से गए 0 0 0 0 0, यहां तक पोटेंशियल 0 है, और जैसे यहां से यहां आए तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो यहां से यहां पोटेंशियल बढ़ गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0 प्लस V3, इसका क्या हो गया प्लस V2, इसका क्या हो गया प्लस V1, दिस शुड बी इक्वल टू V, and this can be written as V is equal to Q upon C3 plus Q upon C2 plus Q upon C1, और कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस इज Q upon C। Therefore, C effective is such that 1 upon C effective is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। So इससे आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। किसी और तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, श्योर, व्हाट इज नोन एज द पैरेलल कनेक्शन। C1, C2, C3, V0, यहां से चार्ज गया, यहां आ गया। Let me call charge here as Q1, Q2 plus Q1 plus Q2 plus Q3 minus Q3 minus Q2 minus Q1। आइडेंटिकल प्लेट्स है, इधर प्लस Q2 है तो इधर माइनस Q2 होना जरूरी है, और टोटल चार्ज बैटरी की वजह से यहां से यहां जो गया वो कितना गया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो कैन आई राइट दिस एज सम C इफेक्टिव इंटू V, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और Q1 क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन है, इसलिए यहां का पोटेंशियल और यहां का यहां का यहां का यहां का यहां का ये पोटेंशियल सारे बराबर है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल सब बराबर है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सारे सेम होंगे। एज अ रिजल्ट दिस विल बी C1V plus C2V plus C3V implies C effective। सो इन प्रिंसिपल हमने देख लिया सीरीज और पैरेलल क्या है, उसके बाद आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक केस और कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, C2 और C3 पैरेलल में है, यदि पैरेलल में है तो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, C2 plus C3, which means this is equivalent to C1 and another capacitor which is और ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गया और विच इज इक्वल
ये तो हमने रिजल्ट यूज कर लिया। आप रिजल्ट यूज नहीं करना चाहें तो भी कर सकते हैं प्रॉब्लम को। कैसे? स्टार्टिंग बाय द सेम मेथड। यहां पर आपने कहा चार्ज है प्लस क्यू, यहां होगा माइनस क्यू। अब ये प्लस क्यू जो है कि इसलिए आया क्योंकि यहां से माइनस क्यू चार्ज टिक 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 करके गए, और वो कहां गया? यहां पर और यहां पर। तो यहां गया मान लीजिए माइनस Q1, और यहां कितना आया? Q माइनस Q1, क्योंकि इन दोनों पे मिला के माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए और इन दोनों पे मिला के प्लस क्यू होना चाहिए। सो आई विल से प्लस Q1 हियर प्लस Q माइनस Q1 हियर। अब क्या करें? वही काम, इधर और इधर पोटेंशियल सेम है। क्योंकि पोटेंशियल सेम है इसलिए मैं कह सकता हूं Q माइनस Q1 अपॉन C3 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C2। So you can solve for Q1 in terms of capital Q. इसके बाद कीजिए यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पोटेंशियल डिफरेंस, यानी Q अपॉन C1 प्लस Q1 अपॉन C2 इज इक्वल टू V। और Q1 के लिए यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो। आई लीव इट फॉर यू, you'll get exactly the same answer. क्या फर्क किया? ये रिजल्ट जो है सीरीज और पैरेलल वाला, ये काम में नहीं लिया। सब प्लेट्स के ऊपर, हर सरफेस के ऊपर वापस चार्ज असाइन किया और फिर इस सो कॉल्ड जिसको कहते हैं क्लोज पाथ, इसके अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखा। ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर है, उससे यही रिजल्ट आ गया। दो एक्सपेरिमेंट किए गए। क्या? कि ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, और कोई आइसोलेटेड कैपेसिटर है। दूसरा जिसके अक्रॉस बैटरी लगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। और क्या देखा गया? ये देखा गया कि जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक ऐड किया गया। डाइलेक्ट्रिक क्या है? कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है जो परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है और बात करते हैं, लेकिन कंडक्टर नहीं। जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक ऐड किया गया तो पाया कि इसके अक्रॉस जब पोटेंशियल नापा गया तो V डिक्रीज हो गया। इसके अंदर जब डाइलेक्ट्रिक ऐड किया गया तो V तो कांस्टेंट है, तब नापा गया कि यहां पर जो चार्ज था वो चार्ज इंक्रीज हो गया। और ये हम जानते हैं कि Q बराबर CV। इस केस में आइसोलेटेड है इसलिए Q कांस्टेंट है, और चूंकि V डिक्रीज हो गया तो उसको समझने के लिए हम कहते हैं कि ये क्वांटिटी बढ़ गई। यहां V कांस्टेंट है ना? V कांस्टेंट है और यदि Q बढ़ गया मतलब C बढ़ गया। यानी इन दोनों एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष निकाला कि इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स में डाइलेक्ट्रिक ऐड किया तो उससे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो यह है क्या चीज? डाइलेक्ट्रिक। जैसा हमने कहा यह कंडक्टर नहीं है, नहीं तो उसमें तो चार्ज इंड्यूस हो जाता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है। अब डाइलेक्ट्रिक दो तरह के मटेरियल्स के हो सकते हैं। एक हमने बात की थी पोलर मॉलिक्यूल्स की। पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर मॉलिक्यूल, उसमें आपके पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का सेंट्रोइड इधर है, नेगेटिव चार्ज का सेंट्रोइड इधर है। एज अ रिजल्ट एक इफेक्टिव डायपोल मोमेंट है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रोइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड सेंट्रोइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज द सेम। सिंगल एटम्स जो भी होंगे उनमें यही होगा। मॉलिक्यूल्स में ये हो जाता है। बट दोनों केसेस में यदि हम मटेरियल को
एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो चाहे ये हो चाहे वो हो, ये होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से सारे डाइपोल्स इस तरफ ओरिएंट हो जाएंगे, और यदि सारे डाइपोल्स इस तरफ ओरिएंट हो जाएंगे तो इफेक्टिवली यहां पर एक चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, ये सबका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ओरिजिनली क्या था, सैंपल के अंदर कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, तो सबका एवरेज आउट होके 0 हो गया। और दूसरी स्थिति क्या है कि ये ब्लॉक ऑफ मटेरियल है जो इनिशियली न्यूट्रल था, पोलर मॉलिक्यूल्स भी नहीं थे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो एक दोनों के बीच में इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट हो गया। ये कब हुआ, जब हमने इसको रखा पैरेलल प्लेट के बीच में उदाहरण के तौर पे, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस चार्ज की वजह से यहां पर कोई सरफेस चार्ज इंड्यूस हो गया, एंड इंड्यूस सरफेस चार्ज को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी। दिस पी इज बिकॉज ऑफ द डाइपोल मोमेंट और बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन, यानी कि इस मटेरियल का पोलराइजेशन हो गया, पॉजिटिव एक तरफ हो गया, नेगेटिव दूसरी तरफ हो गया। और यदि इसकी लंबाई L है, ये दोनों के बीच की दूरी L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो ऐसी स्थिति में इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई P इंटू एरिया टोटल चार्ज है इंटू लेंथ, तो 2AQ लिखा था ना पहले भी, तो 2A इंटू Q into the distance between the positive and negative charge. This becomes the total dipole moment. Or P is dipole moment per unit volume. Volume is this. So इसको कहते हैं polarization. ये सारी quantities यूज करेंगे। और ये क्या है, दिस इज पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। What is the result? The result is, suppose I have a block of material, there is an electric field E0 outside, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। इसकी वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जो इस तरफ होगी, ईपी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E विच इज इक्वल टू E0 प्लस और E0 माइनस E मैग्नीट्यूड। This EP is always less than E0, so resultant अब भी इधर ही होगी। And it turns out that I can write this quantity as E0 upon some constant, which is the dielectric constant of material. कई बार बड़ा मजा आता है ना ये सोच के, क्या हमारे पास लेटर्स की कमी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिए के स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए के, बट दिस इज द नोटेशन विच इज जनरली यूज्ड। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इफेक्ट जो है वो ये हो जाता है, और चूंकि इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिवली कम हो गई, इसलिए दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया। दोनों के बीच में माने इट वाज लाइक दिस, ये कैपेसिटर था, पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नेगेटिव चार्ज, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी E, अब हो गई E0, अब हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माइनस EP, है ना। तो यानी इफेक्टिवली यदि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो C बढ़ गया।
क्यों? क्योंकि चार्ज हमने फिक्स कर रखा है, Q इज इक्वल टू CV। यही तो हमारा शुरू का एक्सपेरिमेंट था कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई। और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितने से बढ़ी? कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ी C प्राइम इज इक्वल टू K टाइम्स C और K एप्सिलॉन 0 A अपॉन A। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है तो स्वाभाविक है कि K की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। If K is equal to 1 means there is no dielectric, हम वैक्यूम में ही काम कर रहे हैं। एयर में काम कर रहे हो तो एयर का भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, बट काफी कम, 1.000 समथिंग। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम उसको भी 1 बराबर मान के चल रहे हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो चार्ज यहां पे इंड्यूस हुआ, ये चार्ज इंड्यूस कितना हुआ? तो सिग्मा पी जो है, या उसको टोटल चार्ज करो तो सिग्मा पी इंटू एरिया, वो कितना होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइज चार्ज के लिए वजह से है, दैट विल बी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ड्यू टू 1, sigma p upon 2 epsilon 0 due to the other one, and E0 was sigma upon epsilon 0. Therefore, E is equal to E0 minus EP is equal to which I know is E upon K, yani sigma upon K epsilon 0. So this implies my sigma p is equal to so the surface charge density will always be less than the original charge density. If you have a conductor, then the effective value for a conductor K is equal to infinity. So this quantity becomes 0 and जितना भी इंड्यूस चार्ज होगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू दिस हो जाएगा। और चूंकि मैंने माइनस साइन ये ऑलरेडी ले लिया था, इसलिए वहां प्लस माइनस साइन नहीं आएगा, टोटल चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस। तो देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसके लिए गॉसेस लॉ अप्लाई करें तो कैसे करें? ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं हमारे पास, ये डाइलेक्ट्रिक है, इधर चार्ज था प्लस सिग्मा, इधर चार्ज था माइनस सिग्मा, इधर चार्ज है प्लस सिग्मा पी, इधर है माइनस सिग्मा। अब मैं ये गॉसियन सरफेस यूज करता हूं। यदि मैं ये गॉसियन सरफेस यूज करूंगा तो टोटल चार्ज अंदर कितना होगा? विल द टोटल चार्ज विल बी कंसिडर्ड एज माइनस सिग्मा के करस्पॉन्डिंग या सिग्मा पी के भी करस्पॉन्डिंग? तो कायदे से सिग्मा पी भी लेना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज, आई विल लीव इट फॉर यू, ट्राई इट। सो वी विल राइट integral over a closed path E dot ds should be equal to minus sigma plus sigma p upon epsilon 0 and obviously area. Total charge enclosed divided by epsilon 0. और चूंकि सिग्मा पी और सिग्मा आपस में K से रिलेटेड है, थोड़ा सा गणित करके देखिए एंड यू विल गेट एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। द इंटरेस्टिंग रिजल्ट इज और Q फ्री क्या है? Q फ्री इज सिग्मा, इसमें सिग्मा पी का कोई योगदान नहीं रहा। इस K को मैं यहां भी ला सकता हूं इंटीग्रल के अंदर, क्योंकि K यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है हर जगह। तो व्हाट इज द लेसन लर्न? द लेसन लर्न्ड इज कि गॉसेस लॉ के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, इट्स नॉट कि गॉसेस लॉ चेंज कर दिया, इट इज दैट कि गॉसेस लॉ आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पहला तरीका जो अभी तक पढ़ा था, कंसिडर व्हाट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड, और यदि पोलराइजेशन वगैरह की बात नहीं करना चाहते इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो नेट चार्ज एनक्लोज की जगह फ्री चार्ज कंसिडर कर लीजिए। और फ्री चार्ज कंसिडर करने के बाद जो पोलराइजेशन या डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट है वो यहां आ गया, या इसको यहां लिख दिया, एंड एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट। विल यूज सम ऑफ दीज थिंग्स
while solving problems.